Hello students, how are you all? So let me introduce myself. I'm Rashmi Mamgai, biology master teacher at Vedantu, and we are going to discuss about the cell cycle and cell division chapter. So we will be just starting this chapter, right? So आज हम देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होता क्या है। तो हमें पता है हमारी बॉडी में एक एक सेल जो होता है वो डिवाइड कर रहा होता है, राइट। हमारी ग्रोथ डिवीजन की वजह से हो जाती है, कहीं पर चोट लगती है तो वहां पे जो फिलिंग होती है, हीलिंग होती है, वो सेल डिवीजन की वजह से ही होती है। हमारी स्किन खुद को रीजनरेट कर रही होती है, तो रीजनरेशन मतलब पुरानी लेयर्स गिर रही होती है और नई लेयर सेल डिवीजन के थ्रू बन रही होती है। तो मतलब पूरी बॉडी में सेल डिवीजन ही सेल डिवीजन चल रहा होता है ना। तो सेल डिवीजन होने के लिए उसे सेट ऑफ इवेंट से गुजरना पड़ता है। कुछ इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलते हैं और जब वो सारे इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एक सेल डिवीजन कंप्लीट और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सो वी विल बी सीइंग व्हाट इज सेल साइकिल एंड देन फिर सेल डिवीजन के एक स्टेप्स हम देखेंगे, सेल साइकिल के एक इवेंट्स हम देखेंगे, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, राइट। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड क्योंकि बहुत ही अमेजिंग पार्ट है जहाँ पे हम एक्चुअली में सेल साइकिल देखने जा रहे हैं, सेल डिवीजन देखने जा रहे हैं, जो हमारी बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेल साइकिल है क्या, तो मैंने अभी कहा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, राइट। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, उनका एक एक सिक्वेंशियली बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं जिसके थ्रू क्या होगा, सेल डिवीजन मतलब डीएनए डुप्लीकेट होगा, सब चीजें डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो डुप्लीकेट होना क्यों है, जिससे कि इजीली जो डुप्लीकेशन के बाद जब सारा अमाउंट डबल हो जाएगा तो ये इक्वली एक एक सेल में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो पहले डबल होएगा और फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू डॉटर सेल में। तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीजों का डुप्लीकेशन होता है। सेल साइकिल के दौरान बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिससे कि बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज होती हैं, क्योंकि हमें दो डॉटर सेल में इक्वली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो इस डिवीजन से पहले बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट हो जाती हैं, डबल हो जाती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बच्चा नाउ वी विल सी जो सेल ग्रोथ है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सेल ग्रोथ होता है थ्रू आउट दी सेल साइकिल। सेल ग्रोथ होता रहता है और जो डीएनए सिंथेसिस है, डीएनए का डुप्लीकेशन है, वो सिर्फ एक स्टेज में होता है सेल साइकिल के दौरान। दैट वी विल सी कौन से स्टेज में है, सिर्फ एक स्टेज में होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म एडिशन थ्रू आउट दी सेल चलता है, राइट। सो नाउ डीएनए डुप्लीकेशन क्यों होना है, क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उसमें जितना भी डीएनए, सपोज करो 1G डीएनए, तो उसको पहले डुप्लीकेट होकर 2G में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जिससे कि वो दो डॉटर सेल में इक्वल डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, राइट। तो जितना पेरेंट में था, पेरेंट डीएनए जितना भी था, जितना भी कंटेंट पेरेंट में था डीएनए का, वो पहले डुप्लीकेट होगा जिससे कि वो इक्वली डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो मतलब इसीलिए डीएनए का डुप्लीकेशन होना भी जरूरी है, जो कि इसी पूरी सेल साइकिल सेल डिवीजन के दौरान हम देखते हैं, राइट। सो जब हम सेल साइकिल स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सेल साइकिल सेल डिवीजन होता क्यों है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है, राइट। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो बढ़ जाता है और जो सरफेस एरिया वॉल्यूम घट जाता है। तो मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम घट जाने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता रहता है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये रीजन है सेल साइकिल सेल डिवीजन होने के, राइट। तो यहाँ पे जो पूरी एक सेल साइकिल का जो लाइफ साइकिल है सेल का, मतलब कितना टाइम लगता है उसको एक सेल साइकिल पूरी करने में। तो अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 आवर्स एक सेल साइकिल लेता है। वहीं अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में जो पूरा सेल डिवीजन का टाइम होता है वो 90 मिनट्स होता है, राइट। और वहीं अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में अप्रॉक्स 20 मिनट्स में ये अपना डिवाइड कर लेता है पूरा, है ना। तो 20 मिनट्स इसमें सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है। तो 20 मिनट में ऑब्वियसली ये दो डीएनए बनाकर तैयार कर देगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेल साइकिल के दो स्टेजेस होते हैं। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज, और जहाँ पे एक्चुअल में डिवीजन हो रही होती है। तो सेल साइकिल जो पूरा सेल डिवीजन के दौरान जो पूरा इवेंट्स होता है वो दो फेज में होता है ब्रॉडली। पहला है इंटरफेज, राइट। सो जो इंटरफेज होता है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा समय इंटरफेज पूरी सेल साइकिल का सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला इंटरफेज ही होता है, राइट। तो मतलब अप्रोक्स मोर देन 95% जो पीरियड ऑफ सेल साइकिल है वो यही लगा लेता है।
period of cell cycle occupies by it. तो मतलब यही सबसे ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई करता है। बाकी अगर एम फेज के बारे में देखेंगे तो जहां पे एक्चुअल सेल डिवाइड कर रहा है और ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, कितना ऑक्यूपाई टाइम करेगा, तो इट विल ऑक्यूपाइज अप्रॉक्स 5% ऑफ ड्यूरेशन। तो जितना टाइम सेल साइकिल में लगता है उसका सिर्फ 5% टाइम ये लगाता है। बाकी जो मैक्सिमम टाइम है वो इंटरफेस को होने में ही लगता है, राइट। तो जब हम इंटरफेस की बात करेंगे तो वी विल सी कि इंटरफेस के दौरान होता क्या है। यहाँ पे 3 फेजेस हम देखने वाले हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। क्या होता है इन फेजेस में हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे ऑब्वियसली एम फेज आएगा। एम फेज में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, दैट वी विल सी वन बाय वन, राइट। तो एम फेज में एक्चुअल में डिवीजन चलती है और इंटरफेज में वो अपने आप को डिवाइड करने की तैयारी कर रहा होता है। तो जब हम इंटरफेस की अगर बात करेंगे बेटा, तो इंटरफेस पहला फेज है जो मैंने कहा कि 95% टाइम लेता है पूरी सेल साइकिल सेल डिवीजन के। और ऑब्वियसली बात है, इसको यहाँ पे मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि सारे प्रोटीन सब चीजों को डुप्लीकेट करता है यहाँ पे, इसलिए काफी एक्टिव है। खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, सो इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, राइट। तो ये होगा प्रिपरेटरी फेज, इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलेंगे, राइट। जिसमें कि क्या होगा, ऑब्वियसली डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा होता है, सारा कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा होता है और साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होता है। तो दिस इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल, जहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है जिससे कि इजिली वो अच्छे से डिवाइड हो सके, राइट। तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप में हम ये सारे चेंजेस नहीं देख सकते, इसके लिए एकदम रिफाइंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे पहले साइंटिस्ट इसको रेस्टिंग फेज बोला करते थे, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द करेक्ट टर्म। ये रेस्ट फेज इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें चेंजेस जो है वो बहुत ही कम दिखते थे और डिवीजन नहीं हो रहा होता था, तो उनको लगता था कि ये रेस्ट कर रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो पहले ऐसा बोला जाता था। बट अगेन इंटरफेस बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होता है, राइट। जिसके फर्दर 3 डिवीजन है, तो इंटरफेस के 3 सब डिवीजन, 3 फर्दर डिवीजन है। वन इज G1 फेज, अदर इज S फेज और थर्ड है G2 फेज। तो G1 फेज क्या है, गैप 1 फेज और ग्रोथ 1 फेज भी इसको बोलते हैं, जहां पे सेल ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है। ग्रोथ 1 फेज सिंथेसिस में ये डीएनए को डुप्लीकेट करता है, और G2 फेज में भी ये कुछ जो प्रोटीन वगैरह चाहिए, एंजाइम वगैरह चाहिए, उनको डुप्लीकेट कर रहा होता है और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को भी डुप्लीकेट कर रहा होता है। वी विल सी इंटरफेज के जो ये 3 फेज हैं, एक एक करके इनमें होता क्या है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले G1 फेज है, जो कि हम देखेंगे तो ऑब्वियसली प्री डीएनए और प्री डीएनए और सिंथेसिस सिंथेटिक फेज होता है, मतलब डीएनए को डुप्लीकेट करने से पहले वाला फेज, क्योंकि ये G1 फेज जो है वो सिंथेसिस फेज से पहले आता है, तो इसलिए प्री सिंथेसिस फेज, प्री एस फेज भी बोलते हैं। और मैंने कहा एस फेज में मेनली डीएनए डुप्लीकेट होता है। तो मतलब ये वो फेज है सेल साइकिल सेल डिवीजन का जो किससे पहले आता है, एस फेज से पहले आता है, तो इसलिए इसको प्री डीएनए सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, राइट। क्यों, इसीलिए। और पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि एक सेल साइकिल जब कंप्लीट होती है, माइटोटिक डिवीजन, एम मतलब माइटोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी, तो मतलब ये एम फेज के बाद वाला फेज भी बोल सकते हैं, राइट, जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में। तो ऑब्वियसली वी कैन कॉल इट पोस्ट माइटोटिक फेज भी इसको बोल सकते हैं, राइट। और पूरे सेल साइकिल का ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है, पूरे सेल साइकिल में ये सबसे ज्यादा टाइम ले रहा होता है, पूरा 12 घंटे, मतलब 24 घंटे की सेल साइकिल है, हाफ टाइम G1 फेज ही लगा रहा है, जहां पे मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होती है, राइट। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो रहे होते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। तो मतलब वैसे सारे सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाते हैं कुछ को छोड़कर, जैसे एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्या बोला मैंने, गोल्जी apparatus। सो इनके अलावा बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो गए, और ये सारे सेल ऑर्गेनल G2 फेज में डुप्लीकेट होते हैं,
राइट। उसके अलावा एनर्जी का सोर्स इसने रिलीज कर दिया, मतलब सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब जो कि आगे जाके डीएनए का रेप्लिकेशन में यूज होंगे। तो हमें पता है कि यार पूरा डीएनए का जो सिंगल यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड ही है, तो इसलिए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बन गए जिससे कि वो डीएनए को आराम से डुप्लीकेट कर सके। आरएनए और प्रोटीन बन गए जिसकी भी जरूरत है आगे वाले फेजेस में, वो सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो चुकी। तो जीवन फेज में ये सारी चीजें चली। अब सेकेंड फेज ऑफ इंटरफेज आया जिसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो सिंथेटिक फेज भी यहाँ पे 8 से 10 घंटे लेता है, और यहाँ पे डीएनए जो है वो डबल होता है। तो सपोज करो पहले डीएनए का ये ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये था। तो सपोज करो पहले कंटेंट 1G था, और अब यहाँ पे एस फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो यही सेम ऐसा थ्रेड डुप्लीकेट हो गया। देखो इसने अपने आप की अपनी कॉपी बना ली, तो अब ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया। तो पहले ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर रहा होगा जिसको बोलते हैं मुनाड। मुनाड मतलब सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे आफ्टर डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करने के बाद, रेप्लिकेशन करने के बाद, ये दो इसमें ऐसे दो सेम सेम कॉपी बन गई, डिट्टो इसकी कॉपी बन गई एक और इसी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे ऐसे दो आर्म्स बन गए इसके, यू कैन सी इट। तो ये डायड फॉर्म इसको बोलते हैं। डायड मतलब क्यों, क्योंकि दो आर्म्स इसकी बन गई है। ठीक है, तो ये मोनाड फॉर्म है, ये डायड फॉर्म है। तो हमें पता है यार कि यही आगे कंडेंस होकर क्रोमोसोम भी बनाएगा, राइट। तो क्रोमोसोम की दो आर्म्स क्यों बनती हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंथेसिस फेज में सिर्फ डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। तो पहले ऐसे थ्रेड हमारे केस में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो यस, ऐसे थ्रेड 23 पेयर रहे होंगे, मतलब ऐसे थ्रेड टोटल 46 रहे होंगे। तो अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो ऐसे थ्रेड पहले 46 है, मोनाड फॉर्म में पहले 46 रहा होगा, और फिर यहाँ पे डायड फॉर्म में भी 46 रहे होंगे, बट दो आर्म्स बन गए, राइट। तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल होता है बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, याद रखना कि पहले भी 46 थ्रेड थे, अब भी 46 है। डिफरेंस इतना हुआ कि बिफोर रेप्लिकेशन सिंगल स्ट्रैंड था, और अब आफ्टर रेप्लिकेशन उसमें दो स्ट्रैंड्स आ गई है। ठीक है, तो यही अब हम सेल डिवीजन के दौरान इसी डुप्लीकेट जो हुए हैं टोटल, इन्हीं को अलग करने वाले हैं। तो ऐसे टोटल 46 स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। तो पहले ऐसे 46 थे, अब ऐसे 46 हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट सपोज करो इनिशियली 2C था, आफ्टर डुप्लीकेशन 4C हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट। लेकिन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता, इट विल रिमेन सेम। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए को, ये जो डीएनए के धागे दिख रहे हैं ना, डिवीजन के दौरान इनको और कंडेंस होना पड़ता है, और ज्यादा चिपक चिपक कर फोल्ड होना पड़ता है, क्योंकि अगर ये धागों को अलग करेंगे तो पता चला धागा बीच में टूट गया, अनइक्वल डिवीजन हो गई। तो उस अनइक्वल डिवीजन को रोकने के लिए ये धागे आगे कंडेंस होंगे, आगे और ज्यादा सिकुड़ता है ये स्ट्रक्चर, और फिर ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएगा सिकुड़कर। तो सिकुड़ने में जो मदद करता है वो हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन का काम ऐसे सिकुड़ने में मदद करना होता है, राइट। ये क्या करता है, ये फोल्डिंग में मदद करता है, फोल्ड करने में। तो फोल्डिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो अभी हम देखेंगे कहाँ फोल्डिंग होगा, कहाँ कंडेंसेशन होगा डीएनए का। यहाँ पे सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो गया, लेट एस फेज में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाता है, जिससे, और सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ऑब्वियसली सेंट्रियोल का काम ही सेल डिवीजन करवाना होता है। तो ये यहाँ पे सेपरेट करेगा डीएनए कंटेंट को दो डॉटर सेल में, दैट वी विल सी। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेंट्रियोल का काम। तो ये तो था सेकेंड फेज। थर्ड फेज होता है बेटा G2 फेज। तो जब हम G2 फेज की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस आकर, तो इसमें जितना भी आरएनए प्रोटीन बचा हुआ है वो सिंथेसाइज करेंगे। और अब यहाँ पे डीएनए जो है ऑब्वियसली वो तो बन ही चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है, तो एक ही बार डीएनए इसी फेज में डुप्लीकेट होता है सिर्फ। तो अब डीएनए का कंटेंट इसमें डबल हो गया है, जिसको ऑब्वियसली आगे जाके डिवाइड करना है। तो उसके बाद जितने सेल ऑर्गेनेल वहां बचे थे वो सब यहाँ बनेंगे, डुप्लीकेट होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अलावा यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस हो गया। तो ये सारे के सारे दोबारा यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, राइट।
और प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये सारे के सारे यहाँ पे ये सेल ऑर्गेनेल यहाँ डुप्लीकेट होते हैं G2 फेज में। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे जितने भी सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पे लाइक सिंथेसाइज होते हैं, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि ऑब्वियसली सेल डिवीजन में मदद करेगा, राइट। और यहाँ पे इस तरीके से ऑब्वियसली पूरा डिवीजन चल रहा होता है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये तो थे इंटरफेस के सारे फेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे सेल ने डिवाइड कर दिया, अब उसका मन है कि यार वो डिवाइड, उसको जरूरत नहीं है, बॉडी को जरूरत नहीं है कि डिवाइड हो, तो वो कुछ टाइम के लिए ना इनएक्टिव फेज में चला जाता है। कुछ टाइम के लिए वो प्रोलिफरेट नहीं करता, डिवीजन नहीं करता, तो वो क्विजेंट फेज में चला जाता है, क्विजेंट स्टेज में चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब सेल को डिवाइड नहीं करना, तो वो जीवन फेज से एग्जिट कर जाता है, जीवन फेज इंटरफेज का। तो जैसे माइटोसिस कंप्लीट हुआ, उसके बाद जीवन फेज शुरू हो ही रहा था, लेकिन वो एग्जिट कर जाता है उस फेज से, राइट। तो यहाँ पे किस फेज में चला जाता है कि मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है, उसके अंदर रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगा, तो उसको क्विसेंट फेज बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। तो G0 फेज क्या है बेटा, तो यहाँ पे अगर ये सेल साइकिल हम देखेंगे, तो सपोज ये वाला M फेज वाला है, ये पूरा इंटरकाइनेस फेज है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इस तरीके से। तो यहाँ पे एम फेज के बाद जीवन फेज शुरू होना था, लेकिन कोई कोई सेल क्या होते हैं, उनको डिवाइड नहीं करना है, अभी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो वो G0 फेज में कर जाते हैं एग्जिट। जीवन फेज को एग्जिट करके G0 इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। मतलब यहाँ ये डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मेटाबॉलिकली एक्टिव है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कुछ सेल G0 फेज में परमानेंटली जाते हैं और कुछ टेम्पररी जाते हैं। मतलब कुछ सेल डिवाइड जो है वो टेम्पररी रुक जाता है। टेम्पररी मतलब जब जरूरत होगी तभी डिवाइड होएगा, राइट। और कुछ परमानेंटली G0 फेज में चला जाता है। तो जैसे कौन से सेल हैं जो परमानेंटली डिवाइड करना बंद कर देते हैं, जैसे हमारे हार्ट सेल है ना, जैसे नर्व सेल, तो वो डिवाइड नहीं करते हैं थ्रू आउट लाइफ, वो परमानेंट G0 फेज में चले जाते हैं। तो बच्चा वो परमानेंट G0 फेज में चले गए, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट वो डिवाइड नहीं करेंगे। कुछ सेल होते हैं जो टेम्पररी टाइम के लिए G0 फेज में चले जाते हैं, तो जैसे हमारे स्किन सेल वगैरह हो गए, जिनको डिवाइड करना है वक्त आने पे, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो इस टाइप का भी मैकेनिज्म हो रहा होता ना, है ना, मजेदार। सो नाउ फाइनली इंटरफेस कंप्लीट हो गया, जितने प्रोटीन चाहिए थे सब कुछ डुप्लीकेट हो गया, डीएनए भी डुप्लीकेट हो गया। अब फाइनली ये तैयार है डिवीजन फेज के लिए, कि जो भी चीज डुप्लीकेट हुआ है उसको फाइनली दो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। सो दैट इज एम फेज। तो बच्चा जब हम एम फेज की बात करेंगे, यानी माइटोसिस की बात करेंगे, तो माइटोसिस में दो चीजें, एम फेज में दो चीजें आती हैं। एक आएगा प्रॉपर, जहां पे कैरियोकाइनेसिस चलेगा, सेल डिवीजन, राइट। कैरियोकाइनेसिस मतलब ये कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन, मतलब जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ है पहले वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोकाइनेसिस होगा, दैट वी विल सी। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट, सारे सेल्स, मतलब इंटरफेज में सब चीजें बन चुकी हैं, और अब फाइनली उसको डिवाइड करना है, राइट। तो जब हम माइटोसिस की बात करेंगे बेटा, तो माइटोसिस हमारे उन सेल में होता है, हम अब मतलब सर से लेकर पैर तक जितने भी डिवीजन होते हैं ना, वो सारे में माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इन डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम जाने चाहिए। दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, कि डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम कंटेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए पेरेंट और डॉटर सेल्स में। सो ऑब्वियसली यहाँ पे माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी शुड बी सेम, दोनों में सेम होना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे माइटोसिस के जो कैरियोकाइनेसिस की बात अगर हम करेंगे, तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन से? पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो पीमैट जो है वो, उसमें पूरा का पूरा डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है इक्वली। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन करेंगे,
फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन करेंगे, राइट। सो मैंने कहा न्यूक्लियस डिवीजन मतलब डीएनए कंटेंट सेपरेट हो रहा है, जिसमें 4 फेज है, एंड लेट्स सी दीज 4 फेजेस नाउ। तो सबसे पहला फेज कौन सा है बेटा? प्रोफेज है। तो पूरे माइटोसिस में यही थोड़ा ज्यादा समय लेता है बाकियों के कंपैरिजन में, राइट। तो जो प्रोफेज है वो माइटोसिस का लॉन्ग फेज है, ये याद रखना। पूरे माइटोसिस में, पीमैट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में से ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। और इसमें होता क्या है, तो जो क्रोमैटिन थ्रेड्स मैंने अभी आपको दिखाए थे, मतलब जो डीएनए के ऐसे धागे टाइप के स्ट्रक्चर थे, ऐसे टोटल 46 धागे होंगे, वो कंडेंस होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम में। तो ये कंडेंस हो गए अब इस टाइप से। तो मतलब लेट प्रोफेज तक पूरा कंडेंस हो जाता है, ये ऐसे क्रोमोसोम बन जाता है। तो क्रोमोसोम में ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होंगे? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, जिन्हें हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 46 स्ट्रक्चर हैं, तो हमें इनके सिस्टर क्रोमैटिड ही सेपरेट करने हैं, दैट वी विल सी। तो देखो कंडेंस होकर कैसे क्रोमैटिड बन गया ना, मतलब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। तो जो पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, क्रोमैटिन थ्रेड थे, अब वो कंडेंस हो गए हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। अभी मैंने कहा था कि कंडेंसेशन, उसको फोल्ड करके एकदम ऐसे कंडेंस हो जाएगा स्ट्रक्चर में, राइट। तो ऑब्वियसली ये 2 इस तरीके से कंडेंस होएगा और 2 क्रोमैटिड दिखनी शुरू हो गई एक क्रोमोसोम की। गेटिंग इट? और ये 2 क्रोमैटिड बनी कैसे है? डीएनए डुप्लीकेशन के दौरान। तो देखो ऐसे बहुत सारे टोटल 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर है। हाँ, सेल डिवीजन के दौरान ही क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम कब बनेगा बेटा? इट इज फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इतना हमें क्लियर हो गया है ना। तो ये सिर्फ कब दिखेगा सेल में? जब सेल डिवीजन चल रहा है तभी ये बनता है। फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान ही ये बनता है, ये दिखना शुरू होता है, कंडेंसेशन होता है इसका, किसका? क्रोमोसोम का। एंड फाइनली जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर गए। तो एक इस पोल में आएगा, एक इस पोल में आएगा, क्योंकि अब इनको डिवाइड करना है, इन क्रोमैटिड को सेपरेट करना है। तो सेंट्रियोल अब अपोजिट पोल की तरफ जाने शुरू हो गए और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। यही धागे हैं जो पकड़कर 2 क्रोमेटिड, 2 सिस्टर क्रोमैटिड को अलग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर चलेगी, है ना, खींचातानी करते रहेंगे ये। तो यही स्पिंडल फाइबर है बेटा, जो एक्चुअली में धागे हैं और इनको बांध कर सेपरेट करेंगे, क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनको सेपरेट करेंगे। तो लेट प्रोफेज में ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, राइट। तो मतलब सारे के सारे न्यूक्लियस डिसअपियर हो गए, तो मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सब डिसअपियर हो जाते हैं लेट प्रोफेज तक, है ना। और लेट प्रोफेज तक डीएनए भी, क्रोमोसोम भी बन गए, पूरे कंडेंस हो गए। सो फाइनली प्रोफेज में हमें समझ में आ गया कि सारे सेल ऑर्गेनेल गायब हैं, सेल एनवेलप वगैरह सब गायब हो गए, क्योंकि मेनली हमें इन डीएनए को सेपरेट करना है, मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कुछ नहीं, डीएनए का ही कॉइल्ड फॉर्म है, इनको सेपरेट करना है यहाँ पे। तो सेकेंड जो फेज है बेटा, दैट इज द मेटाफेज। तो मेटाफेज की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो अच्छे से जाकर यहाँ पे चिपक गए क्रोमोसोम के साथ। अब क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम को ये कहाँ पे पकड़ेंगे? तो ये देखो, ये क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड है बेटा, और इन 2 सिस्टर क्रोमैटिड में यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर वो जगह है जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ा जाता है। तो सेंट्रोमियर ये है बीच का स्ट्रक्चर, जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को पकड़ के रख रहा है साथ में। तो सेंट्रोमियर के आसपास एक डिस्क लाइक प्रोटीन है, जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर है विच इज द डिस्क शेप प्रोटीन। ये डिस्क शेप प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या करता है? डिस्क शेप प्रोटीन जो दिख रहा है, कान कान जैसे इसके, राइट। तो यहाँ पे आकर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो दिस इज द अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पे आके एक्चुअली में स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर।
तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। गॉट इट? तो अब यहाँ पे चलो अच्छी बात है, हो गया अटैच। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो सेंट्रियोल है वो इसको इधर की तरफ खींचेगा, ये वाला इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से खींचातानी चलेगी। और जब खींचातानी दोनों साइड से चल रही है, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है। कहाँ पर अटैच है स्पिंडल फाइबर? तो काइनेटोकोर जो है, काइनेटोकोर पे अटैच्ड है इस क्रोमोसोम के, और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड है। तो दीज आर टू सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ पे टोटल ऐसे 46 स्ट्रक्चर होंगे, तो जिनको आप सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर एक एक के साथ जुड़ गया है दोनों साइड से, देखो। और उनको खींच रहा है दोनों हाथों को इधर उधर, राइट। तो अब फाइनली बिकॉज ये टग ऑफ वॉर चल रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो ये दोनों के दोनों जो ये सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ गए, सेंटर में एक लाइन पर ये आ गए। तो इस जो प्लेट, जो ये एक प्लेट पर अरेंज हो गए, दैट इज नोन एज मेटाफिजिक प्लेट। सो ऑल द क्रोमोसोम अरेंज्ड इन अ प्लेट, क्योंकि वो खींचातानी ऐसे चल रही है कि वो अच्छे से अरेंज हो गए। और इसलिए इसको बेस्ट साइट, बेस्ट फेज ऑफ द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, जहां पे आप क्रोमोसोम को अच्छे से देख सकते हो, उसके सेंट्रोमियर अच्छे से देख सकते हो, उसके दोनों हाथ अच्छे से देख सकते हो, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड, दो आर्म्स होते हैं इसके, वो अच्छे से देख सकते हो। काइनेटोकोर अच्छे से देख सकते हो कि कैसे स्पिंडल फाइबर उस पर जुड़ा हुआ है, तो मतलब पूरा स्ट्रक्चर आप अच्छे से उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली मेटाफेज में जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अभी सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड है। तो मैंने कहा सेंट्रोमियर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखता है, तो ये सेंटर पार्ट सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर, और उसके दोनों साइड काइनेटोकोर है। तो यहाँ पे स्मॉल डिस्क शेप्ड प्रोटीन लगा हुआ है सेंट्रोमियर के दोनों सरफेस पे, जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। और यही एक स्ट्रक्चर है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होके क्रोमोसोम को खींचेगा। और ऑब्वियसली अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, नेक्स्ट फेज में अब ये अलग होंगे, दैट वी विल सी, राइट। तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच हुआ, उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे क्रोमोसोम इस मेटाफेजिक प्लेट पर अटैच हो गए। और यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर में 90, स्पिंडल फाइबर का कंपोजिशन देखेंगे तो 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है और 3% आरएनए। तो ये कंपोजिशन है स्पिंडल फाइबर का। तो स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन और आरएनए से बनता है, राइट। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे अब मेटाफिजिक प्लेट पे चिपक गए। यहाँ पे एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ये जो ऐसे निकल रहा है, ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से निकल रहे हैं, ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल है, राइट। और ये जो निकल रहे हैं, दिस इज द स्पिंडल फाइबर। तो नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, राइट। और डीएनए को, मतलब जो क्रोमैटिड है उसको इधर उधर खींचे जा रहे हैं। तो अब फाइनली क्या होगा कि जब खींचातानी चल रही है, तो अब यहाँ पे थर्ड फेज शुरू हुआ सेल डिवीजन का, माइटोसिस का, एनाफेज। तो एनाफेज में देखो सिस्टर क्रोमैटिड हो गए सेपरेट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फेज है, सबसे कम टाइम लेने वाला फेज है, जिसमें कि फाइनली सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो गई है क्रोमोसोम से, सॉरी सेंट्रोमियर से। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है उसका एक क्रोमोसोम, एक सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ चला गया और एक इधर। तो ऐसे में 46 सिस्टर क्रोमैटिड इधर चले गए और 46 सिस्टर क्रोमैटिड उधर चले गए। तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। तो टोटल अब इसके अंदर कितने क्रोमैटिड हैं एक सेल में? 92 क्रोमैटिड हो गए, 46 इधर और 46 इधर चले गए, है ना। तो यहाँ पे दो डॉटर सेल, दो टू डॉटर क्रोमैटिड और सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे फाइनली सेपरेट हो गई, जो कि ऑब्वियसली अब दूसरे सेल के न्यूक्लियस का पार्ट बनेंगे। तो मतलब वो जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ था वो अब फाइनली दोबारा से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल, राइट। तो यहाँ पे पुल की वजह से, यहाँ पे पुल पुश की वजह से फाइनली सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है, सेंट्रोमियर फाइनली स्प्लिट हो जाता है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है कि फाइनली सिस्टर क्रोमैटिड गॉट सेपरेटेड हियर। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये फाइनली सेपरेटेड हो चुके हैं, दे आर सेपरेटेड। सो अब यहाँ पे हो गया एनाफेज। फोर्थ फेज है बेटा टीलोफेज। तो जब हम टीलोफेज की बात करेंगे तो टीलोफेज में क्या होता है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट टीलोफेज, तो फोर्थ फेज है टीलोफेज। तो बच्चा टीलोफेज की अगर बात करेंगे तो फाइनली इस फेज में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस, मतलब अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है, ऐसे कॉन्स्ट्रक्शन बननी शुरू हो जाती है।
और सारे जो गायब हुए थे वो सारे वापस आ जाते हैं, तो न्यूक्लियर एनवेलप भी वापस आ गए, और जो यहाँ पे ये थे सिस्टर क्रोमैटिड थे वो सारे डीकंडेंस हो गए। तो मतलब ये जो टीलोफेज है ना, इसमें सारा अपोजिट होता है प्रोफेज का। तो प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बने थे, सारे सारे सेल ऑर्गेनेल गायब हो गए थे। तो ये इज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज, तो ये जस्ट प्रोफेज का अपोजिट है। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर हो जाते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब आप अपीयर हो गए, रीअपियर हो गए, आपको दिख ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो गया, राइट। तो यहाँ पे दोबारा से ये क्रोमैटिन फॉर्म में आ गया, पूरा पूरा डीकंडेंस हो गया। तो क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन हो गया है, अब ये एक इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं रहा, डीकंडेंसेशन इसका हो गया है। और फाइनली न्यूक्लियर वगैरह आ गया, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह बन गया, राइट। तो यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो गया। तो इसने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है, अब ये एक डिस्क्रीट यूनिट में नहीं रही, पूरा पूरा डिसॉल्व हो गया, इस तरीके से थ्रेड की फॉर्म में आ गया। और अब यहाँ पे फाइनली ये अपना साइटोप्लाज्म भी सेपरेट कर देगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया, अब फाइनली साइटोप्लाज्म डिवीजन भी कर देगा, राइट। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन में आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है कि लेट एनाफेज है, उसके बाद लेट टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट इन दी लेट टेलोफेज बेसिकली, और लेट एनाफेज से ही शुरू हो जाता है। टेलोफेज में तो बस कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ने ही लग जाता है, राइट। तो उसके बाद फाइनली टेलोफेज आया, टेलोफेज में मैंने कहा सारी चीजें रीअपियर हो गई और जो डीएनए वो वापस से डिकंडेंस हो गया। तो अब एनिमल सेल में कैसे डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म, और प्लांट सेल में कैसे साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, तो दैट वी विल सी। तो बच्चा यहाँ पे देखो, सबसे पहले एनिमल सेल में इस तरीके से एक्टिन रिंग बनती है, जो कि इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है इसको अंदर की तरफ। तो जो डिवीजन है वो बाहर से पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन हैपन फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो सेल डिवीजन है वो पेरिफेरी से आता हुआ सेंटर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से सेल डिवाइड होता है, इस तरीके से सेल डिवाइड होता है, यू हैव टू रिमेंबर। ये एनिमल सेल डिवीजन। अगर हम वहीं प्लांट सेल की बात करेंगे, तो प्लांट सेल कैसे डिवाइड होता है, तो बच्चा इसमें थोड़ा सा उल्टा है। प्लांट सेल में ये जो सेल प्लेट है, ये किससे बनती है, सेल प्लेट बनना शुरू होता है तो ये बनती है लेफ्ट आउट स्पिंडल फाइबर, जो भी स्पिंडल फाइबर बच गए, और प्लस यहाँ पे इसकी गोल्जी अपैरेटस काम करती है, जिसको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जो भी स्पिंडल फाइबर बचा हुआ है और जो गोल्जी अपैरेटस इसका है बॉडी में, वो इसकी सेल प्लेट बनाना शुरू करेगा, राइट। तो यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस और स्पिंडल फाइबर, सॉरी लेफ्ट आउट स्पिंडल फाइबर को फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं यहाँ पे। तो जो फ्रेगमोप्लास्ट है दैट इज द लेफ्ट आउट स्पिंडल फाइबर, दिस इज द फ्रेगमोप्लास्ट। और प्लस यहाँ पे जो गोल्जी अपैरेटस है वो दोनों साथ में मिलकर इसकी सेल प्लेट बनाएंगे। तो सेल प्लेट बनती कैसे, क्योंकि हमें पता है यार सेल, प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी होती है। तो यहाँ पे जो सेल प्लेट बनेगी बच्चा, फ्रेगमोप्लास्ट यानी लेफ्ट आउट स्पिंडल फाइबर प्लस गोल्जी से बनेगी। और ये कैसे बनती है सेल प्लेट, तो ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बनती है। तो मतलब इसमें सेल डिवीजन ऐसे होता है सेंट्रीफ्यूगली, सेंट्रीफ्यूगली मतलब सेंटर से पेरिफेरी। तो सेल डिवीजन कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल सेल डिवीजन है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ये डिवाइड होता है, जैसा आपको दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्या बोलते हैं, ये वाले साइटो एनिमल सेल की, तो इसमें सेंट्रीपेटली होती है सेल डिवीजन। सेल फरो जो बनता है वो सेंट्रीपेटल डायरेक्शन में बनता है, दैट मीन्स फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर डिवीजन। तो पेरिफेरी से जाता हुआ सेंटर को काटेगा, पेरिफेरी टू सेंटर। तो ये चीज आपको याद रखना, राइट। तो फाइनली इस तरीके से डिवाइड होगा, एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है जो फाइनली इसको डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड कर देगा, राइट। तो प्लांट सेल में थोड़ा सा अलग है और एनिमल सेल में थोड़ा सा अलग है, ये आपको याद रखना है। बाकी डीएनए कंटेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं हर फेज के दौरान, आई फेज के दौरान क्या चेंज है, एम फेज के दौरान क्या चेंज है, वी विल बी सीइंग दैट।
तो बच्चा ये आई फेज के जीवन फेज में, एस फेज में, G2 फेज में क्या क्या होता है? प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस सब में देखेंगे हम डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम कंटेंट कितना होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 23 मतलब 46 क्रोमोसोम की बात कर रहा है। 2n मतलब ऑब्वियसली 46, 23 पेयर्स, राइट। तो 2n मतलब होता है 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, और वी कैन राइट डाउन 46 ऑल्सो। यहाँ पे भी 46, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, बस एनाफेज के टाइम पर डबल हो जाता है। कैसे डबल हो जाता है? क्योंकि सिस्टर क्रोमाटिड 46 टूटकर एक तरफ, 46 टूटकर एक तरफ जाती है, जो 92 टोटल प्लॉइडी बढ़ा देती है। तो मतलब जो थ्रेड का नंबर है वो 92 हो जाता है, यानी जो क्रोमाटिड का नंबर है वो 92 हो जाता है, इसलिए 4n डिप्लॉइडी यहाँ पे डबल हो जाती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम कंटेंट यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है, क्योंकि वो जो सिस्टर क्रोमाटिड है, नाउ वी विल कॉल देम क्रोमोसोम, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्वियसली टीलोफेज है, उसमें वापस से न्यूक्लियस बन गया, तो 2n एक न्यूक्लियस में, 2n एक में, मतलब 46 क्रोमाटिड एक में चला जाएगा, 46 क्रोमाटिड एक सेल में चला जाएगा। और साइटोकाइनेसिस के दौरान दो सेल बनेंगे, तो एक के अंदर 2n मतलब 46 क्रोमोसोम और एक में 46। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान वही 46 नंबर दोबारा से रिटेन हो गए। तो बस डीएनए का कंटेंट एक टाइम पर, सॉरी सॉरी यहाँ पे जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए तब उसके अंदर 92 बनते हैं उस टाइम पर, राइट। डुप्लीकेट हो जाता है, प्लॉइडी डबल हो जाती है। डीएनए कंटेंट अगर देखेंगे तो हर जगह यहाँ पे सेम है, यहाँ पे डबल हो जाता है, तो डबल रहता है यहाँ तक। लेकिन फिर जब टीलोफेज हुआ, तो टीलोफेज में हमें पता है यार कि जो न्यूक्लियस है अब वो फाइनली दो बन चुके हैं, और अब ये साइटोप्लाज्म भी करना शुरू कर चुका है। तो फाइनली जो डीएनए कंटेंट है वो भी दो सेल में, दो डॉटर सेल में, एक में 2C गया, एक में 2C गया। तो जितना पेरेंट में डीएनए था, वापस से उतना ही डॉटर सेल में डीएनए रिटेन हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो डुप्लीकेशन से बने थे डायट, अब वो फाइनली सेपरेट हो गए। तो ये है पूरी समरी जो भी हमने डिस्कस किया, राइट। सो बच्चा हमें पता है प्रोफेज में ये सारा का सारा जो इन्होंने दिया हुआ है, प्रोफेज और ये सारा माइटोटिक डिवीजन के बारे में बता रहा है। माइटोटिक मतलब इक्वेशनल डिवीजन। तो जितना डीएनए कंटेंट पेरेंट में है, या फिर जितना कि क्रोमोसोम पेरेंट में है, उतना ही जाएगा डॉटर सेल में भी। तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम थे, इधर भी 46 ही जाएंगे। कैसे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डीएनए कंटेंट भी सेम रहेगा, तो डीएनए कंटेंट अगर पेरेंट में 2C है तो इनमें भी 2C ही जाएगा। कैसे, हमें पता है डीएनए डुप्लीकेट होकर फिर डिवाइड करता है। तो प्रोफेज के दौरान कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल वगैरह सब डिसअपियर हो जाते हैं। फिर मेटाफेज में सारे के सारे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को जोड़कर सिस्टर क्रोमैटिड को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू करते हैं, जिसके वजह से ये एक सेंट्रल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं अच्छे से। एनाफेज में 46 सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ गए, 46 सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ सेपरेट हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे प्लॉइडी डबल हो गई, 46 प्लस 46 92 प्लॉइडी हो गई, मतलब यहाँ पे क्रोमैटिड नंबर डबल हो गए, राइट। मतलब सेपरेट होकर ये डबल हो गए, अब एक एक क्रोमैटिड कंसिडर डीएनए, तो इसलिए प्लॉइडी डबल हो जाती है। बट फाइनली टीलोफेज में वापस से न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाता है, और इसका जो है क्रोमैटिन वगैरह कंडेंस हो जाते हैं और डीकंडेंस हो जाते हैं, और जितने सेल ऑर्गेनेल वगैरह वापस आ जाएंगे, और फाइनली साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन के दो सेल में डिवाइड हो गया। So this is the whole summary of mitosis. Next class में we will just do its second part, meiosis, right? So I hope everything is clear. In case you are having any doubt, you can ask, right? So बच्चा, thank you, have a great day. And those students who have not joined Eklavya batch, तो आपको पता ही होगा Eklavya batch is स्कॉलरशिप बैच है, जो कि ऑब्वियसली फॉर फ्री है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री बैच है। तो इसके जब भी स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी करें, तो जब भी इसके फॉर्म्स आ रहे हैं, यू कैन फिल इट, जिसमें 11th 12th अच्छे से सारी चीजें रिवाइज करेंगे, वो भी एक्सपर्ट सारी आपको चीजें पढ़ाएंगे, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, डाउट सॉल्विंग ऐप आपके पास होगी, इवन पर्सनल टीचर, मास्टर टीचर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द डाउट्स। एंड उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज एनालिसिस, टेस्ट सीरीज के एनालिसिस आपको मिलेगी, टेस्ट होंगे, एनालिसिस आपको मिलेगी, जिससे आप इम्प्रूव कर सकें।
तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का मतलब अगर इस बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर द मेडिकल इन द लास्ट ईयर एंड आई एम श्योर कि यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस बैच विच इज फॉर फ्री। पैसे देकर अगर कोई आना चाहता है इस बैच में दे कैन नॉट कम टू दिस बैच, राइट? तो बच्चा हैव अ ग्रेट डे, आई एम श्योर एवरीथिंग इज क्लियर। सो